आप सुन रहे हैं ड्रीम एफएम, जहां मिलेगा सपनों की कहानी। आज सुनाऊंगा शर्लॉक होम्स की कहानी। लंदन के ठंडे और धुंधले माहौल में जब पूरी सड़कों पर कोहरा फैला हुआ था, मैं जॉन वॉटसन अपने प्रिय मित्र और दुनिया के सबसे महान जासूस शर्लॉक होम्स के साथ 221 बी बेकर स्ट्रीट में बैठा था। यह उन दिनों की बात है जब हमारा कोई नया मामला नहीं था। मैं एक पुरानी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था और होम्स अपने वायलिन की धुन में खोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर तेज और घबराई हुई दस्तक हुई। मैंने आश्चर्य से होम्स की ओर देखा। वह पहले से ही सतर्क हो चुका था। कोई बड़ी मुसीबत में है, होम्स ने शांति से कहा, और जल्द ही हमें इसका पता चल जाएगा। मैंने दरवाजा खोला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका चेहरा भय से सफेद पड़ा हुआ था। उसके कपड़े महंगे थे लेकिन अस्त व्यस्त थे, जिससे साफ पता चलता था कि वह जल्दी में घर से निकला था। मेरा नाम हेनरी कॉनर है, उसने हकलाते हुए कहा। मेरे भाई एडमंड कॉनर की हत्या कर दी गई है। हत्या? मैंने चौंक कर पूछा। जी हां, और उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, कलर्स किल। शर्लॉक होम्स की आंखों में चमक आ गई। रंग, हत्या, दिलचस्प। मैं और होम्स तुरंत हेनरी कॉनर के साथ उनके भाई के स्टूडियो की ओर रवाना हुए। यह लंदन के सोहो इलाके में स्थित था, जहां कई कलाकार और चित्रकार रहते थे। स्टूडियो में दाखिल होते ही एक अजीब सी गंध मेरे नथुनों से टकराई। पेंट, केमिकल और कुछ ऐसा जिसकी पहचान मैं नहीं कर पाया। कमरे के बीचों बीच एडमंड कॉनर का शव पड़ा था। उसके हाथों में अब भी ब्रश थे और उसकी उंगलियों पर अलग अलग रंग के दाग लगे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थीं, मानो मरने से पहले वह कुछ देख रहा हो। दीवार पर लाल रंग या शायद खून से लिखा था, कलर स्किल। होम्स ने बिना कुछ बोले अपने लेंस से शव का निरीक्षण करना शुरू किया। फिर उसने पेंट के कुछ डिब्बों को खोलकर सूंघा। यह साधारण रंग नहीं है, वॉटसन, इनमें कुछ और मिला हुआ है। क्या यह जहर हो सकता है? मैंने अनुमान लगाया। संभावना है, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि यह जहर शरीर में कैसे पहुंचा। तभी होम्स ने एडमंड के होठों पर लगे नीले रंग को गौर से देखा। फिर वह झुका और एडमंड की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस कागज पर कुछ लिखा था, अगर मैं मरा तो इसका मतलब है कि वे मुझे पकड़ चुके हैं, लेकिन जो भी हो, लुइस ग्रे पर विश्वास मत करना। लुइस ग्रे? मैंने पूछा। हेनरी का चेहरा अचानक और भी डर से भर गया। लुइस ग्रे एक कलाकार था, लेकिन वह सिर्फ एक चित्रकार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भी था। होम्स मुस्कुराया। अब यह मामला और दिलचस्प हो गया। हमें लुइस ग्रे से मिलना होगा। लुइस ग्रे का स्टूडियो एडमंड कॉनर के स्टूडियो से कुछ ही गली दूर था। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। होम्स ने कुंडी पर हाथ रखा और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। वह खुला था। यहां कुछ गड़बड़ है, होम्स ने फुसफुसाया। हमने अंदर कदम रखा और जो दृश्य हमारे सामने था उसने हमें स्तब्ध कर दिया। कमरे में चारों तरफ रंग बिखरे थे। कैनवास पर अधूरी पेंटिंग्स थीं और बीच में एक कुर्सी पर लुइस ग्रे का शव पड़ा था। मैंने जल्दी से उसकी नब्ज देखी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी मौत भी एडमंड कॉनर की तरह ही अजीब थी। उसके होठों पर एक अलग रंग था और उसके हाथों में एक अधूरी पेंटिंग थी। एक और मौत, मैंने कहा। होम्स, हमें जल्दी कुछ करना होगा। होम्स ने कुछ नहीं कहा। वह लुइस ग्रे की अधूरी पेंटिंग को घूर रहा था। उस पेंटिंग में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाया गया था, जिसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसके हाथ में एक ब्रश था। यह कोई आम मामला नहीं है, वॉटसन। यह कलाकारों की दुनिया में छुपा एक घातक खेल है। लुइस ग्रे के शव को देखकर कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो मरने से पहले वह कुछ देख रहा हो। उसकी उंगलियों पर लाल, नीले और हरे रंग के दाग थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी उसके होठों पर काले रंग का हल्का धब्बा।
होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा चिमटी जैसा उपकरण निकाला और लुइस के होठों से थोड़ा सा रंग निकालकर उसे एक शीशी में डाला। वॉटसन, यह जहर ही है, लेकिन यह सामान्य जहर नहीं है। इसे बड़ी चालाकी से रंगों में मिलाया गया है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या कोई पेंट में जहर मिलाकर हत्या कर रहा है? संभावना यही लगती है, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन और क्यों। तभी होम्स की नजर लुइस ग्रे की अधूरी पेंटिंग पर पड़ी। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसके कोने में कुछ छोटे अक्षरों में लिखा हुआ पाया, RG होगा अगला। RG? यह कौन हो सकता है? मैंने पूछा। हमें जल्द ही पता चल जाएगा, वॉटसन, होम्स ने गंभीरता से कहा। लेकिन हमें पहले यह जानना होगा कि लुइस ग्रे और एडमंड कॉनर के बीच क्या संबंध था। हेनरी कॉनर, जो अब तक सदमे में खड़ा था, ने कांपती आवाज में कहा, वे दोनों एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, हेनरी ने जवाब दिया। हर साल लंदन में एक प्रतिष्ठित कला प्रतियोगिता होती है, रंगों का युद्ध, वॉर ऑफ कलर्स। विजेता को 50,000 पाउंड मिलते हैं और उसकी पेंटिंग को नेशनल गैलरी में प्रदर्शित किया जाता है। दिलचस्प। होम्स ने अपने माथे पर हाथ रखा और सोचना शुरू किया। क्या इस प्रतियोगिता में कोई और प्रमुख प्रतियोगी थे? हाँ, हेनरी ने कहा। 3 लोग मुख्य दावेदार थे, एडमंड कॉनर, लुइस ग्रे और एक अन्य कलाकार, रिचर्ड ग्रीन। रिचर्ड ग्रीन, मैंने झट से कहा। RG? होम्स की आंखें चमक उठी। तो अगला निशाना रिचर्ड ग्रीन है। हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा। हम तुरंत रिचर्ड ग्रीन के स्टूडियो की ओर रवाना हुए। स्टूडियो एक पुराने भवन में था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें ताला नहीं था। होम्स ने धीरे से दरवाजा खोला। हमने जो देखा उसने हमें सन्न कर दिया। रिचर्ड ग्रीन फर्श पर पड़ा था, बेहोश, और उसके चारों ओर रंगों के डिब्बे बिखरे हुए थे। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके हाथों में एक अधूरी पेंटिंग थी। शुक्र है, यह अभी जिंदा है, मैंने कहा और जल्दी से उसकी नब्ज जांची। होम्स ने एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ गंध लेकर रिचर्ड ग्रीन के नाक के पास ले गया। कुछ ही पलों में उसकी आंखें खुलने लगीं और उसने कांपते हुए कहा, उन्होंने मुझ पर हमला किया। वे अंधेरे में थे। वे कौन? होम्स ने पूछा, लेकिन रिचर्ड ग्रीन फिर से बेहोश हो गया। होम्स ने कमरे की जांच शुरू की। उसके हाथों में पिंड था, लेकिन कहीं भी जहर के संकेत नहीं थे। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। वॉर ऑफ कलर्स, प्रतियोगिता, छुपे हुए रहस्य। वॉटसन, इस प्रतियोगिता में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा है, होम्स ने कहा, और हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा, वरना अगला शिकार कोई और होगा। होम्स और मैं प्रतियोगिता के आयोजक लॉर्ड हेनरी ब्रैडशॉ से मिलने गए। वह एक अमीर आदमी था जो लंदन के कला जगत में काफी प्रभावशाली था। मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रतियोगिता से कोई जुड़ा हुआ है, ब्रैडशॉ ने कहा, लेकिन हाँ, एडमंड कॉनर और लुइस ग्रे के बीच काफी तनाव था। कैसा तनाव? मैंने पूछा। दोनों एक ही पेंटिंग को अपने तरीके से बना रहे थे, लेकिन एडमंड ने कहा था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे जीत दिलाएगा। होम्स गहरी सोच में पड़ गया। कुछ ऐसा? क्या वह कोई नया रंग था? ब्रैडशॉ चौंक गया। हाँ, एडमंड कुछ नया बनाने की बात कर रहा था। उसने कहा था कि उसने ऐसा रंग तैयार किया है जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। लेकिन वह रंग कहाँ है? मैंने पूछा। किसी को नहीं पता। होम्स ने अपनी पाइप जलाई और धीरे से कहा, शायद यही वजह थी कि एडमंड को मारा गया। हमने एडमंड के स्टूडियो की फिर से तलाशी ली और आखिरकार उसकी डेस्क की एक गुप्त दराज में एक छोटी शीशी मिली। होम्स ने उसे सूंघा और तुरंत दूर फेंक दिया। यह तो शुद्ध जहर है। क्या यह वही रंग है जिसकी बात एडमंड कर रहा था? नहीं, वॉटसन, यह जहर से मिला हुआ रंग है, लेकिन हो सकता है कि असली रंग अब भी कहीं छिपा हो। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। होम्स ने हमें चुप रहने का इशारा किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक काली छाया अंदर आई। हम सब ने अपनी सांसें रोक लीं। आखिरकार वह व्यक्ति रोशनी में आया और वह था हेनरी कॉनर।
हेनरी कॉनर को स्टूडियो में देखकर मैं और भी चौंक गया। क्या यह वही व्यक्ति था जो अपने भाई की मौत पर विलाप कर रहा था, या फिर यह उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपा कोई और खेल था? होम्स ने अपनी आंखें संकरी कर ली और धीमी आवाज में पूछा, हेनरी कॉनर, आप यहां क्या कर रहे हैं? हेनरी का चेहरा सफेद पड़ गया। "म- मैं बस देखना चाहता था कि यहां कुछ सुराग तो नहीं मिले। तो आपको लगा कि हम इतने मूर्ख हैं कि हमें यह समझ नहीं आएगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं?" होम्स आगे बढ़ा। हेनरी ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने झपटकर उसकी जेब टटोल ली और उसमें से एक छोटी कांच की शीशी निकाल ली। शीशी में नीला तरल था। मैंने हैरानी से कहा, यह वही रंग हो सकता है जिसे एडमंड ने खोजा था। हेनरी अब पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। नहीं, यह मेरा नहीं है। मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। होम्स ने शीशी को रोशनी में देखा और मुस्कुराया। इसका टेस्ट हमें सच बता देगा। वॉटसन, क्या हमारे पास कोई केमिकल परीक्षण की सुविधा है? मैंने सिर हिलाया। हम इसे लैब में टेस्ट कर सकते हैं। हेनरी कांपता हुआ बोला, होम्स, मैं निर्दोष हूं। मेरे भाई की हत्या के पीछे कोई और है। होम्स ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम कुछ छुपा रहे हो और हमें वह जानना होगा। हम शीशी लेकर 221 बी बेकर स्ट्रीट लौटे और होम्स ने तुरंत केमिकल टेस्टिंग शुरू कर दी। उसने शीशी में रखे तरल का कुछ हिस्सा कागज पर डाला और फिर एक छोटे से फ्लास्क में एक और केमिकल मिलाया। जैसे ही दोनों मिश्रण जुड़े, कागज पर पड़ा नीला रंग अचानक गहरा लाल हो गया। देखा, होम्स ने कहा, यह साधारण रंग नहीं है। यह एक रासायनिक जहर है जो हवा के संपर्क में आने के बाद घातक हो जाता है। यानी एडमंड को इस रंग के जहर से मारा गया था? मैंने पूछा। शायद, लेकिन असली सवाल यह है कि यह जहर बनाया किसने? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया। वह लंबा और दुबला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा नाम विक्टर स्टैनली है। मैं एक केमिस्ट हूं। होम्स ने उसे ध्यान से देखा। और आपको यहां किसने भेजा? विक्टर ने धीरे से जवाब दिया, रिचर्ड ग्रीन ने। उसने कहा कि वह अब भी खतरे में है और आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। क्या? मैंने चौंक कर कहा, लेकिन हमने तो रिचर्ड को बचा लिया था। शायद वह खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है, होम्स ने गंभीरता से कहा। हम तुरंत रिचर्ड ग्रीन के घर पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। होम्स ने इशारे से मुझे सतर्क रहने को कहा और हम धीरे धीरे अंदर गए। अंदर जो दृश्य था उसने हमें स्तब्ध कर दिया। रिचर्ड ग्रीन जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निढाल। उसके हाथों में वही नीला रंग लगा हुआ था जिससे एडमंड की मौत हुई थी। होम्स ने जल्दी से उसकी नब्ज देखी। वह अब भी जिंदा था, लेकिन बेहोश था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, होम्स। हमने पलट कर देखा और वहां खड़ा था लॉर्ड हेनरी ब्रैडशॉ। तो यह सब तुम्हारा खेल था? होम्स ने कहा। ब्रैडशॉ मुस्कुराया। हाँ, यह रंगों की दुनिया है और मैंने इसे अपने अनुसार रंगा है। तुमने एडमंड को क्यों मारा? ब्रैडशॉ ने ठहाका लगाया। क्योंकि उसने मेरी सबसे बड़ी दौलत चुरा ली थी, एक ऐसा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता। और तुम जानते हो कि एक अमर रंग का क्या मतलब होता है? यह अनमोल है। लेकिन यह रंग तो जहर था, मैंने कहा। ब्रैडशॉ ने सिर हिलाया। नहीं, यह जहर नहीं था, लेकिन एडमंड को इसकी असली प्रकृति का पता नहीं था। उसने कुछ गलत केमिकल मिला दिया और यही उसकी मौत का कारण बना। होम्स मुस्कुराया। और तुमने सोचा कि इस राज को हमेशा के लिए मिटा दोगे? ब्रैडशॉ ने अपनी जेब से एक छोटा रिवॉल्वर निकाला। हाँ, और मैं अब भी ऐसा कर सकता हूं। लेकिन तभी दरवाजे से एक आवाज आई, अपने हथियार नीचे रखो, ब्रैडशॉ। ये इंस्पेक्टर लेस्टेड थे, जिनका होम्स ने पहले ही संदेश भेजकर बुला लिया था। ब्रैडशॉ ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना हथियार गिरा दिया। मामला सुलझ चुका था। निष्कर्ष, कुछ दिनों बाद हम फिर से 221 बी बेकर स्ट्रीट में बैठे थे। मैंने होम्स से पूछा, तो वह असली रंग क्या था? होम्स ने पाइप जलाते हुए कहा, एक मिथक, एक ऐसा रहस्य जिसे लालच और धोखे ने खत्म कर दिया। और कलर स्किल बस एक चेतावनी थी कि जब कला और विज्ञान मिलते हैं
तो वे सुंदरता के साथ साथ विनाश भी ला सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। ये मामला जितना रोमांचक था उतना ही भयावह भी। होम्स ने वायलिन उठाई और एक धीमी धुन बजाने लगा। मामला भले ही खत्म हो गया था, लेकिन लंदन की धुंध में न जाने कितने और रहस्य छुपे थे जो हमें आगे खोजने थे। तो आपको ड्रीम एफएम की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें नई और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।